मैं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। लगातार हम अपने चैनल पर व्याख्यान श्रृंखला को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। तो आप नागमती वियोग खंड पढ़ रहे हैं व्याख्यान की श्रृंखला में। नागमती वियोग खंड का आज ये लगभग 5वां व्याख्यान है, जिसमें आप पद संख्या 4 को पढ़ेंगे। पद संख्या 4 से मैं पहले भी बताया था कि यहाँ से नागमती वियोग खंड 12मासा शैली में शुरू हो जाता है। इससे पहले जो 3 पद आपने पढ़े और उससे पहले जो भूमिका आपने जानी थी वो परिचयात्मक था, और यहाँ से नागमती वियोग खंड वास्तव में 12मासा शैली में शुरू हो जाता है। 12मासा शैली के बारे में भी मैं बता चुका हूँ पूर्व के व्याख्यान में। हिंदी साहित्य में इस शैली की शुरुआत मूल रूप से बिसलदेव रासों से होती है, जहाँ राजमती को छोड़कर बिसलदेव उड़ीसा चले जाते हैं, उससे रूठ करके, और फिर 1 वर्ष के प्रवास पर रहते हैं। इस बीच में जो वियोग है राजमती की, उसे कवि ने वहाँ 12मासा में प्रस्तुत किया है। नागमती वियोग खंड 12मासा शैली के कारण ही कुछ खास हो जाता है। नागमती वियोग खंड में जो कवि ने नागमती का वियोग वर्णन किया है, उस वियोग वर्णन पर फारसी के ऊहात्मक शैली का प्रयोग या प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये प्रभाव इस रूप में दिखाई पड़ता है कि नायिका मरणासन्न हो जाती है, बावजूद इसके हर एक स्थिति में वो अपने प्रियतम से मिलना चाहती है। अपनी सत्ता को पूरी तरह से मटियामेट करके भी वो प्रियतम में एकमेक हो जाना चाहती है। जो सूफ़ी दर्शन में तसव्वुफ़ जिसमें कहा जाता है कि जिसमें फ़ना होने की भावना है, ये फ़ना होने की भावना यहाँ दिखाई पड़ रही है कि नायिका अपनी सत्ता को पूरी तरह से मिटा करके भी रत्नसेन की सत्ता में एकमेक हो जाना चाहती है। वस्तुतः यह जो मूल रूप से पति पत्नी का प्रेम है, और पत्नी याद कर रही है अपने प्रियतम रत्नसेन को। संदर्भ से आपको पता होगा कि इसमें जब रत्नसेन पद्मावती की प्राप्ति के लिए जा चुका है सिंघल द्वीप, और यहाँ चित्तौड़ में रानी नागमती वियोग को झेल रही है, उस दशा का वर्णन कवि ने 12मासा शैली में किया है। तो आइए हम आपको इस पद पर लिए चलें। पद संख्या 4 व्याख्यान की श्रृंखला में आज आप पढ़ेंगे। आप सबों से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, और लगातार एक दूसरे पर शेयर करते रहेंगे। हमारा ये प्रयास है कि हम व्याख्यान की श्रृंखला को निरंतर आपको बढ़ाते रहें, और हम इस वियोग परंपरा, इस वियोग खंड के बाद सूर को लेकर आएंगे, कबीर की रचनाओं को लेकर के आएंगे। ये वर्ग बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, पीजी के तमाम पाठ्यक्रमों के लिए, सब के लिए समान रूप से उपयोगी, और ख़ास करके हिंदी के लगभग सारे के सारे विद्यार्थियों को इस वियोग खंड को जानना चाहिए, क्योंकि वियोग वर्णन की जो परंपरा है उसमें यह एक प्रयोग है जहाँ रानी नागमती के वियोग वर्णन का बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। आइए तो हम देखें नागमती वियोग खंड पद संख्या 4। यहाँ आप देख रहे हैं कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। आषाढ़ महीने से शुरू हो जाता है 12मासा शैली। यहाँ से 12मासा की शैली में जो वर्णन किया है कवि ने, ये आषाढ़ से शुरू हो जाता है, और फिर वहाँ से चलते चलते 12 महीने तक अपना प्रभाव दिखाता है। ये सारे के सारे महीने जो अपना एक विशेष गुण रखता है, उस गुण के कारण या उस अवगुण के कारण नायिका पर जो प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, उसकी अभिव्यक्ति नागमती वियोग खंड में अब से आप देखेंगे। तो आषाढ़ महीने की शुरुआत हो चुकी है। बरसात की शुरुआत पूर्ण रूप से यहीं से हो जाती है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। जब आषाढ़ का महीना चढ़ चुका है तो गगन जो है वो गर्जना करने लगा है। गगन मतलब आकाश, घन मतलब बादल, गाजा मतलब गर्जना। आकाश घनघोर गर्जना करने लगी है, और ख़ास करके प्रकृति का जो यह रूप होता है, यह रूप संयोग के क्रम में तो बहुत उत्तम सा प्रतीत होता है, पर वियोग की दशा में यह प्रकृति का जो रौद्र रूप है,
यह और भी अधिक पीड़ित करता है। नायिका महसूस करती है कि बरसात की शुरुआत में किस प्रकार से घन की गर्जना हो रही है और नायिका प्रकंपित हो रही है, अकेली है, वो अपने निवास में प्रियतम के अभाव को महसूस कर रही है। यहाँ चढ़ा आसार गगन घन गाजा, साजा बिरह दुंद दल बाजा। जिस प्रकार से महसूस हो रहा है कि बिरह ने युद्ध की तैयारी कर ली है, वो पूरी तरह से नायिका नागमती को राउंड डालना चाहता है, कुचल डालना चाहता है, वियोग से संतप्त कर देना चाहता है, उसकी सत्ता को मिटा डालना चाहता है। साजा बिरह धुंध दल बाजा, और इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे वियोग रूपी जो काल है वह इस प्रकार से तैयार है, और जिस प्रकार से दुदुम्भी बजती है, जिस प्रकार से नगाड़े बजते हैं, ठीक उसी प्रकार से आकाश की गर्जना ऊपर से हो रही है। और वियोग रूपी जो दुश्मन है, जो काल है, वो नायिका को ग्रसित करने के लिए लगातार अग्रसर हो रहा है। आगे वर्णन है कि धूम साम धौड़े घन आए। धूम का अर्थ होता है धूमिल रंग का, धुएं के रंग का। साम का अर्थ होता है श्याम रंग का अर्थात काले रंग का। धौड़े का अर्थ होता है धवल अर्थात उजले रंग का। उसके बाद है कि वर्णन आप देख रहे हैं कि इतने प्रकार के घन हैं। घन मतलब बादल, बादल के इन रूपों का वर्णन है। और आप देखेंगे कि ये स्पेशलिटी, ये खासियत है ये जैसी कि उसके पास लोक ज्ञान की परिपक्वता है, तमाम शब्दों की जानकारी है, और बहुत ही कॉमन रूप से जो चीज़ें हम नहीं जानते हैं उन चीज़ों का भी उल्लेख वो करते हैं। यहाँ बादल के 3-4 रूपों का उल्लेख है, जो इस प्रकार से गर्जना कर रहा है, इस प्रकार से वो आगे बढ़ रहा है कि नायिका त्रसित हो रही है, परेशान हो रही है। धूम साम धौड़े घन आए, हर एक प्रकार के बादल गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सेत ध्वजा बग पांति दिखाए, और आकाश में उड़ने वाले जो बगुले की पंक्तियां हैं, वो लग रहा है कि जिस प्रकार से कोई दुश्मन जो है, ये जो वियोग रूपी या विरह रूपी दुश्मन है, वो उजले ध्वजा को लेकर के इस प्रकार से फहरा रहा है युद्ध की तैयारी में। इस प्रकार से वो आ चुका है कि बगपाती, ये बगुले की पंक्तियाँ जो प्रकृति का सौंदर्य हो सकता था, नायिका को ये अपने दुश्मन के ध्वज पताके से प्रतीत हो रहे हैं। और श्वेत ध्वजा बगपाती दिखाए, ये बगले की जो पंक्तियां हैं, जो आकाश में काले मेघ के बीच में उड़ते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, वो इस प्रकार से ध्वजा की भांति वो प्रतीत हो रहा है। खरग बीजु चमके चहुओरा, खरग मतलब तलवार, बीजू मतलब बिजली। बिजली जो है, आकाश में छिटकने वाली जो बिजली है, वो तलवार के समान तीक्ष्ण प्रतीत हो रहा है, खूंखार, और इस प्रकार से वो प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार से युद्ध में तलवार दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से बिजली आकाश में लगातार चमक रहे हैं। खरग बीज चमके चहुं ओरा, चारों तरफ से खरग रूपी जो बिजली है, अर्थात जो तलवार के रूप में बिजलियां चमक रही है, वो नायिका पर प्रहार करने के लिए इस प्रकार से उद्धत है वो काल, वो वियोग की नायिका और भी अधिक भयभीत है प्रियतम के अभाव में। बुंद बाण बरसही घन घोरा, और बाण के रूप में बुंद बरस रहा है। अब देखिए कि प्रकृति के ये रूप तो बहुत ही सरस होते हैं। जब आकाश से गर्जना सुनाई पड़ती है, जब बिजली चमकती है, जब बारिश होती है, तो ये संयोग का अवसर है। पर संयोग किसके साथ हो? इस नागमती के साथ तो उसका प्रियतम है ही नहीं। इसलिए प्रकृति के जो ये उद्दीपक रूप है, जो प्रेम को बढ़ाता है, जो मिलन की आकांक्षा को प्रकट करता है, जो मिलन की आकांक्षा को और भी उद्दाम बनाता है, आखिरकार नायिका अपने प्रियतम के अभाव को महसूस यहाँ कर रही है, इस कारण कि ये सारे के सारे उद्दीपक तत्व इसे विरोधी सा प्रतीत हो रहा है। यहाँ वर्णन है कि बुंद बाण बरसही घनघोरा, घनघोर बारिश ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार से कोई घनघोर युद्ध हो रहा हो और लगातार बाणों की बारिश हो रही हो। आकाश से गिरने वाले ये बुंद नायिका के लिए किसी तीक्ष्ण बाण के समान प्रतीत हो रहा है, और नायिका इस प्रकार से स्वयं को पीड़ित महसूस कर रही है।
ओनई घटा आई चहु फेरी, चारों तरफ से घूम कर फिर करके जो घटा है अर्थात जो बादल है वो आ कर के नायिका के ही आसपास में छा चुका है और नायिका को ही घेर लिया है। चारों तरफ से ओनई घटा, घूम फिर करके ये घटा जो आकाश में फैले हुए हैं वो आकर के नायिका को ही घेर लिया है। नायिका निवेदन करती है कि कंत उवारु मदन हो घेरी। और ये जो मिलन का अवसर है, इस मिलन की जो ये परिस्थितियां हैं, इसमें प्रियतम के अभाव में नागमती वियोग को झेल रही है। और यहाँ कहती है कि कंत उवारु मदन हो घेरी, अटूट विश्वास है उसे अपने प्रियतम पर। इस अवस्था में अगर हमारे रत्नसेन लौट आए तो हमारी ये वियोग दशा जो है वो सर्वथा इस दशा से हम मुक्त हो जाएंगे और हमारे जीवन में संयोग की अवस्था आएगी। कंत वारु मदन हो घेरी, मदन अर्थात वो कामदेव, कामदेव जो प्रियतम के अभाव में नायिका को बहुत पीड़ित कर रहा है, जो काल का स्वरूप धारण कर लिया है। वियोग ने दरअसल कामदेव के कारण नायिका और भी अधिक पीड़ित है, अपने प्रियतम के अभाव को महसूस कर रही है। और यहाँ वियोग दशा का यह रूप अत्यंत सरस रूप में वर्णित हुआ है। कंत वारु मदन हो घेरी, चारों तरफ से न केवल बादल घेरा है बल्कि मदन भी, बल्कि कामदेव भी घेर लिया है, जहाँ पर नायिका के भीतर में मिलन की आकांक्षा तो है, पर किससे मिलन हो ये वियोग की दशा है, जब रत्नसेन पद्मावती की तलाश में जा चुका है। आगे है कि दादुर मोर कोकिला पीयू, दादुर का मतलब मेढक, मोर भी एक पक्षी है, कोकिला मतलब कोयल, पीयू मतलब पपीहा। ये सारे के सारे दरअसल प्रेमोद्दीपक जीव हैं, जो प्रेम को बढ़ाता है, जो संयोग की अवस्था को उद्दीप्त करता है, जो मिलन की आकांक्षा को और भी अधिक बढ़ा देता है। नायिका को ये सारे के सारे शब्द कटु प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि प्रियतम के अभाव में वियोग दशा को झेल रही है नायिका, इसलिए मेढक, ये दादुर, ये मोर, ये पपीहा, सबका बोलना नायिका को खल ही रहा है, उसे पीड़ित ही कर रहा है। प्रियतम की स्मृति और भी अधिक आ रही है और वो बहुत अधिक महसूस कर रही है पीड़ा को। गिरे बीज घट रहे न जीव, घट मतलब शरीर। जिस प्रकार से वो कहती है कि जिस प्रकार से बिजली गिर रही है, जिस प्रकार से आकाश से बिजली गिर रहे हैं, नायिका कह रही कि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हमारे शरीर में प्राण बचेंगे ही नहीं। घट जीव, जीव मतलब प्राण या जीवन। अब ऐसा लगता है कि शरीर में प्राण बचेंगे ही नहीं। प्रकृति के इस रूप की जो रौद्रता है वो नायिका को महसूस हो रहा है और नायिका प्रियतम के अभाव में इस प्रकार से पीड़िता बनी हुई है और प्रियतम है कि उसकी कोई स्मृति जो है वो केवल और केवल परेशान कर रही है इनको। आगे आप देख रहे हैं कि पुण्य नखत सिर ऊपर आवा, जैसी कि सबसे बड़ी विशेषता है कि बारहमासा शैली में आप देखेंगे कि वो नक्षत्रों का भी उल्लेख करते हैं। प्रत्येक महीने में 2 नक्षत्रों का प्रवेश होता है और कवि लोक ज्ञान से परिपक्व हैं, जिसके कारण न केवल महीने के प्रभाव या दुष्प्रभाव का रेखांकन उन्होंने अपने इस काव्य में किया है, वरन उन्होंने सारे के सारे नक्षत्रों के प्रभाव को भी रेखांकित किया है कि नायिका को किस प्रकार से ये नक्षत्र प्रभावित करते हैं। यहाँ हम वर्णन देखते हैं कि पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, पुष्य नखत है जो वर्षा महीने, बारिश के महीने का ये नक्षत्र है, इस क्रम में बारिश की शुरुआत हो जाती है। नायिका कहती है कि बारिश की शुरुआत का यह मौसम है, ये नक्षत्र है जो सिर पर आ चुका है, ये महीने, ये नक्षत्र जो सिर पर आ चुका है, मतलब है कि बारिश की मौसम की शुरुआत हो चुकी है। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हाँ बिनु नाह को मंदिर को छावा। वो कहती है कि हमारे प्रियतम, नाह का अर्थ होता है पति, हाँ बिनु नाह को मंदिर छावा, मंदिर मतलब घर। नायिका, मैंने पहले भी बताया था आप सबों को इस व्याख्यान के माध्यम से कि जो रानी का रानित्व है उसका परित्याग यहाँ दिखाई पड़ता है कि नागमती के पास किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है। राजमहल है, नौकर है, चाकर है, पूरी संपन्नता है, वो राजरानी है, वो भी रत्नसेन की रानी होने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ है। ये चित्तौड़ की महारानी है,
बावजूद इसके इस वियोग दशा को वो झेल रही है, जिसमें इस प्रकार से उसका मानवीकरण हो रहा है और एक सामान्य स्त्री सी वो पीड़ा को महसूस कर रही है, और इस प्रकार से उसकी भावनाओं का साधारणीकरण हो जाता है कि नायिका महसूस कर रही कि हमारे प्रियतम, हमारे पति तो घर में है ही नहीं, तो बारिश का जो ये मौसम आ चुका है, इसमें हमारा मंदिर, हमारा घर जो है उस पर छप्पर कौन डालेगा, क्योंकि बारिश के इस मौसम में सारे लोग अपने छप्परों को ठीक करते हैं ताकि उस मौसम का सामना किया जा सके। नायिका इस प्रकार से साधारणीकृत हो जाती है कि वह भूल जाती है कि वो राजमहल में रहती है और कहती है कि हाँ, बिनुनाह को मंदिर छावा, हमारे प्रियतम अगर घर में नहीं है तो हमारा जो मंदिर है, हमारा जो घर है, उस पर कौन छप्पर डालेगा और कैसे हमारी रक्षा इस मौसम से हो सकेगी। आद्रा लाग लाग भुई ले, आद्रा भी नक्षत्र है, आद्रा भी नक्षत्र है कि आद्रा लाग लाग भुई ले। यहाँ कवि कह रहे हैं कि आद्रा नक्षत्र में घनघोर बारिश होती है, जिसके कारण भूमि जो है वो तृप्त हो चुकी है। या यहाँ दूसरा अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि भूमि जो है वो बीज धारण करने के लायक हो चुकी है। पूरी तरह से जो धरती की तृषा थी, जो प्यास थी, उसे आकाश ने बुझा दिया है। आकाश ने अपने प्रेम का प्रतिदान दिया है यहाँ पर, लेकिन नायिका को प्रेम का प्रतिदान मिल कहाँ रहा है। प्रियतम के अभाव में वो दरअसल उस तृषा को आज भी झेल रही है। इसलिए नायिका कहती है कि आद्रा लाग लाग भुई ले। जब आद्रा नक्षत्र का आगमन हुआ है तो धरती जो है वो जल से मग्न हो चुकी है और वो अब बीज धारण करने के लायक हो चुकी है। पर इस अवस्था में नायिका अपने प्रियतम से अलग है। ये संयोग का काल है जहाँ पर मिलन के समय हैं और ये सारे के सारे परिवेश, सारी की सारी परिस्थितियाँ मिलन की है, पर नायिका के लिए ये मिलन नहीं बल्कि वियोग की दशा है और नायिका इसे झेलने को अभिशप्त हो रही है। आगे वर्णन है कि मोहि बिनु पियु को आदर दे, हमारे प्रियतम के बिना हमें कौन आदर दे सकता। ये कहती है कि हमारे प्रियतम, हमारे पति रत्नसेन तो घर में है ही नहीं, इसीलिए आकाश ने तो प्रेम का प्रतिदान दे दिया, धरती की प्यास बुझा दी उसने, लेकिन हमारी जो प्यास है उसे कौन बुझाए। हमारे प्रियतम, हमारे पति नाम के जो व्यक्ति हैं रत्नसेन, वो तो हमारे पास है ही नहीं, इसीलिए हमें कौन सम्मानित करेगा, हमें कौन प्रेम देगा, हमें कौन आलिंगित करेगा, हमें कौन स्नेह देगा। नायिका इस पीड़ा को महसूस कर रही है। आगे आप देखेंगे कि इसमें जो वर्णन है, इस वर्णन में टेक है और प्रत्येक पद के अंत में आपने टेक देखा होगा, जिस टेक को दोहा शैली में लिखा गया है। ऊपर के सारे पद चौपाई छंद में लिखे गए थे, नीचे दोहा छंद में उसे बांधने का प्रयास किया गया है। ऊपर में जो वर्णन है, विश्लेषण है, उस वर्णन और विश्लेषण का एक प्रकार से कहें तो उपसंहार या निष्कर्ष नीचे में कवि प्रत्येक पद के अंत में प्रस्तुत करते हैं, जिसे दोहा छंद में आप देख रहे हैं। जिन घर कंता ते सुखी, जिनके घर में पति है, प्रियतम है, वो सुखी हैं। इसीलिए नारी के रूप में जो यहाँ नागमती है, वो दरअसल ईर्ष्या कर रही है कि जिसके घर में प्रियतम है, पति है, वो तो मिलन का सुख प्राप्त कर रही है और वही वास्तव में सुखी है। लेकिन नायिका नागमती तो इस सुख को पा ही नहीं रही है, क्योंकि ये सारी की सारी परिस्थितियाँ ये मिलन की है। आकाश और धरती का मिलन हो रहा है, ये मौसम सर्वथा अनुकूल है, पर नायिका को ये प्रतिकूल प्रतीत हो रहा है। ये शैली में जो वर्णन है वो अद्भुत है। यहाँ देख रहे हैं कि जिन घर कंता ते सुखी, जिसके घर में पति हैं, प्रियतम है, वो सुखी हैं, उसके पास सारे के सारे सुख हैं। तीन गारो और गर्व, गारो का अर्थ होता है गौरव, गर्व का अर्थ भी होता है गौरव। यहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग दो बार करके इस पर बहुत अधिक जोर दिया है कवि ने कि दरअसल वो स्त्रियां ही गौरवान्वित होने के लायक है, वो स्त्रियां ही सम्मानित होने के लायक है जिसके प्रियतम उसके पास है, जो पति के साथ रहती है। पर यहाँ पर नायिका नागमती तो वियोग को झेल रही है, उसके पास इस प्रकार का न कोई गर्व है, न कोई सुख है, न कोई आनंद है। कंत प्यारा बाहरे, इसके जो प्रियतम हैं, जो कंत हैं, कंत मतलब पति, जो बहुत प्यार करने वाले थे, वो तो बाहर हैं, वो तो सब कुछ भूल कर जा चुका है, वो तो परमावती की तलाश में जा चुका है। इसलिए इस
वियोग की दशा और भी अधिक सघन हो जाती है, क्योंकि जो नायिका के पति हैं रत्नसेन, वो अर्थोपार्जन के लिए नहीं गया है। यहाँ 2 टकिए की नौकरी और लाखों का सावन नहीं जा रहा है, बल्कि यहाँ पर नायिका तो इसलिए भी पीड़ित हो रही है कि जिस दिन हमारे प्रियतम लौट कर आएंगे, उस दिन हमारे साथ उसके साथ एक और स्त्री आएगी, जो सौत के रूप में हमारे साथ रहेगी। हमारा प्रेम विखंडित होगा, बटेगा। नायिका दोहरी पीड़ा को झेल रही है, प्रियतम का अभाव भी है और साथ में सौत के आने की पूरी संभावना भी है। इसीलिए यहाँ कहती है कि कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। सर्व मतलब सब सारी के सारे सुख को ये भूल चुकी है, क्योंकि कंत अर्थात पति साथ में है ही नहीं, तो जीवन का कौन सा आनंद भोगेगी यहाँ नागमती। कुल मिलाकर के हम देखें तो ये जो वियोग वर्णन की पद्धति है, इसमें 12 मासा का बड़ा ज़बरदस्त प्रयोग किया गया है। आषाढ़ महीने से इसकी शुरुआत हुई है और लगातार सारे महीने और सारे नक्षत्रों का वर्णन आप क्रमिक रूप से देखते चलेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो मूल रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अवधी के लोक रूप का प्रयोग हमें साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है और नायिका की वियोग दशा जो है, इसे बड़े सुंदर तरीके से कवि ने प्रस्तुत किया है। तो फिर मिलेंगे अगले पद में।